सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कराधान विधियां। कराधान का मतलब यानी कि कर विधियां क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक हमारा नया सब्जेक्ट है जिसको टैक्सेशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन लॉ या कराधान विधियां जो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्योंकि पेपर जो है बहुत नज़दीक है और पेपर नज़दीक होने के कारण हम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न जो हैं जो सीधा एग्जाम में छपेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे सीधा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम हमारा पहला प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सीधी बात, वही प्रश्न कराधान सब्जेक्ट है, टैक्सेशन लॉ है। तो पहला प्रश्न आ गया, टैक्स यानी कि कराधान क्या है। ठीक है, तो सीधा प्रश्न बना दिया कि कराधान क्या है और ये प्रश्न छपेगा पक्का, इस बात को आप ध्यान रखना। सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला कर या शुल्क, उसको क्या कहते हैं, टैक्स या कराधान कहते हैं। ठीक है, यह कोई नई चीज नहीं है। क्या जो टैक्स जो है ये नई चीज नहीं है बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो आज से नहीं लिया जा रहा है सरकार द्वारा, ये सदियों से ही लिया जा रहा है जनता से भाई टैक्स या शुल्क। ठीक है, क्यों लिया जा रहा है? तो पहली बात तो ये है, सरकार की तिजोरी यानी कि राजस्व का स्रोत होता है। जैसे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है वैसे ही देश चलाने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है। टैक्स वही मुख्य जरिया है जिससे सरकार की जो तिजोरी जो है वो बढ़ती है। तो देश चलाने के लिए क्या जरूरी है? पैसे चाहिए। जैसे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए वैसे ही देश चलाने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे कहाँ से आएंगे? जो सरकार टैक्स लगाएगी, कराधान लगाएगी, उससे आएगा पैसा। तो आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही टैक्स लेने की परंपरा चलती आ रही है। अब जनता की भलाई क्यों लिया जाएगा? पहला तो सरकार को जरूरत है भाई, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। बात नंबर 2, जनता की भलाई के लिए लिया जा रहा है टैक्स। इतिहास में भी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि राजा जनता से टैक्स इसलिए लेता था ताकि बदले में जनता की सुरक्षा, सड़क, पानी और उनकी भलाई का ध्यान रख सके। तो क्यों लिया जाएगा ये सरकार से? पहली बात तो ये है कि किसी देश को चलाने के लिए, किसी घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और जनता की भलाई के लिए, वहां उस घर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए टैक्स लिया जाता है भाई। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि राजा जनता से टैक्स इसलिए लेता था ताकि बदले में जनता की सुरक्षा कर सके, सड़क, पानी और उनकी भलाई का ध्यान रख सके। अब सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? ठीक है, ताकि नई नई जो सुरक्षा की जो मिसाइलें जो हैं, मिसाइलें हो गई, रॉकेट हो गई, बम हो गए, परमाणु बम हो गए, इनकी क्या कर सके, हमारी सुरक्षा के लिए इनको खरीद सके, सड़कों का निर्माण करवा सके जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, पानी की व्यवस्था कर सके। ठीक है, उनकी भलाई का ध्यान रख सके। किसकी भलाई का? जनता की भलाई का ध्यान रख सके, इसलिए टैक्स लेना जरूरी है। ठीक है भाई, आज भी सरकार इसी टैक्स के पैसे से इन सभी योजनाओं को चलाती है भाई। ठीक है भाई, लेन देन का रिश्ता होता है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्लस सुविधा। ठीक है, टैक्स हर तरह से देश के विकास में हमारी हिस्सेदारी है। किसकी हिस्सेदारी? हमारी। ये पैसा किसका? हमारा है, तो हमारी हिस्सेदारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार बदले में हमें सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुविधाएं देती है। ठीक है, तो ये क्या है? टैक्स, कराधान, जो सरकार जनता से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कर या शुल्क भाई। ठीक है, क्यों जरूरी क्यों है? तो जरूरी जनता की भलाई के लिए, सरकार की तिजोरी में पैसा चाहिए, किसी देश को चलाने के लिए लेन देन का रिश्ता बना रहता है। किसका पैसा? जनता का पैसा। और जनता के विकास के लिए
देश के विकास के लिए हमारा हिस्सा सुनिश्चित करता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कराधान के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक कार्य क्या हैं? यानी कि टैक्स जो लिया जाता है तो टैक्स के सामाजिक और आर्थिक कार्य क्या है? कराधान केवल राजस्व का साधन नहीं बल्कि क्या है, हमारे समाज एवं अर्थव्यवस्था को संतुलित और समृद्ध बनाने का भी सेतु है। तो कराधान ये नहीं है कि वे राजस्व का ही साधन हो, ये हमारे समाज एवं अर्थव्यवस्था को संतुलित और समृद्ध बनाने का भी सेतु है। आइए नंबर 4 पे क्या लिखा है? आर्थिक विषमताओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है कि आर्थिक विषमता जो है लोगों के बीच वो दूर होगी। कैसे होंगी? आइए देखते हैं। अब उच्च वर्ग जो है, उच्च आय वाले लोग जो हैं उनसे क्या लिया जाएगा? ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। और जिसकी निम्न आय है उससे क्या लिया जाएगा? कम टैक्स लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? आर्थिक जो विषमताएं जो है वो दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, कराधान आर्थिक विषमताओं को दूर करने का एक अहम स्थान है, यह साधन है, यह अधिक आय वाले वर्ग से कर वसूल कर आर्थिक विषमताओं को दूर करने वाला घटक है। ठीक है, जिसकी अधिक आय होगी उससे टैक्स भी ज्यादा लिया जाएगा। यह उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखने का एक कड़ी है भाई। क्या? कराधान भाई, यानी कि टैक्स। ठीक है, बात नंबर 5 देखते हैं। वित्तीय संसाधनों के समान वितरण का उपक्रम है भाई। कराधान से वित्तीय संसाधनों के समान वितरण का मार्ग प्रशस्त होता है, जो लोकतांत्रिक एवं जन कल्याण राज्यों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आर्थिक विषमता अनेक विकृतियों को जन्म देती है, यानी कि जब आर्थिक विषमता होगी तो विकृति जो हैं उनको जन्म देती है, एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों व अधिकारों पर कठोराघात करती है। क्या? आर्थिक विषमता। कराधान इस विकृति के निवारण का एक अहम उपक्रम है। ठीक है, कि जिसके पास ज्यादा आय होगी उससे टैक्स के रूप में सरकार क्या ले लेगी? पैसे ले लेगी। ठीक है, और उस पैसे का क्या करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और पानी पर लगा देगी। ठीक है, तो ये क्या है? आर्थिक जो विकृतियां जो हैं उनका कराधान क्या है भाई? निवारण का एक अहम उपक्रम है भाई। उच्च आय वर्ग पर अंकुश एवं नियंत्रण लगाता है भाई। क्या? टैक्स। कराधान टैक्स उच्च आय वर्ग पर अंकुश एवं नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि कराधान के माध्यम से उसकी आय का एक अंश सरकार कोष में चला जाता है। ठीक है, अब आय अधिक होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, सीधी बात है। और टैक्स देगा तो किस में जाएगा? सरकार में जाएगा। और सरकार उस पैसे का क्या करेगी? जनता की भलाई के लिए लगाएगी। आयकर एवं धन कर इसके उत्कर्ष उदाहरण है। ठीक है, किसके? टैक्स के। आइए आगे चर्चा। बात नंबर 7, क्या? संयम की भावना का पोषक तत्व है भाई। क्या? कर भाई। कराधान व्यक्ति के मन में संयम की भावना एवं धारणा का संचार करता है। क्यों? कैसे करता है? कि ज्यादा पैसे कमाएंगे तो टैक्स लगेगा और वो देना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नहीं कमाए, संयम बरतें अपना। जब व्यक्ति को अपनी आय का एक बड़ा भाग कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है तो उसमें आय एवं व्यय पर नियंत्रण के माध्यम से संयम की भावना जागृत हो जाती है, ताकि अगर अधिक पैसा कमाए तो टैक्स देना पड़ेगा। वह अनावश्यक आय एवं व्यय को कम करने का प्रयास करता है। क्या? कि हम खरीदारी भी कम करेंगे, क्यों? खरीदारी करेंगे तब भी टैक्स लगेगा, और आय अगर ज्यादा कमाएंगे तब भी वो लगेगा टैक्स, इसलिए संयम की भावना बनाता भाई टैक्स। संयमती आय, संयमती व्यय, संयमती जीवन भाई। कराधान से होता है न्यायपूर्ण वितरण, संतुलित समाज एवं समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। आइए, तो ये हमने बात की कराधान के बारे में। कराधान क्या है, और कराधान के जो है कराधान के बारे में हमने कुछ सामाजिक और आर्थिक
बातों को देखा भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। ये तो थी कराधान की क्या होता है सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला कर या शुल्क, क्या है कराधान है, ठीक है। और कराधान के क्या क्या काम होते हैं, कराधान क्यों लिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में टैक्स कर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो भारत में टैक्स कर कानून के दो प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो है प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक है अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और ये प्रश्न बनेगा, इसको आप ध्यान रखना भाई कि भारत में टैक्स के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? यह वह टैक्स है जो सीधे आपकी कमाई पर लगता है और आपको ही अपनी जेब से सरकार को देना पड़ता है। इसको बोलते हैं भाई प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। कहाँ पे लगेगा? सीधे आपकी कमाई पर लगेगा और आपको ही सरकार को अपनी जेब से देना होगा। तो डायरेक्ट किस पे लगा? आपकी आय पे लगा। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कर। इसकी बड़ी बात की बात करें, इसका बोझ आप किसी दूसरे इंसान पर नहीं डाल सकते। जिस पर टैक्स लगा है उसे पैसा चुकाना होगा, ठीक है। जैसे आपकी आय जो है ये 5 लाख से अधिक है, आपकी आय पर लगेगा ये टैक्स। अब ये नहीं कि आप अपनी पड़ोसी के ऊपर लगवा दो भाई, पड़ोसी मेरा टैक्स नहीं भरेगा भाई। क्यों? क्योंकि आय तो आपकी है। उदाहरण देखते हैं, इनकम टैक्स यानी आयकर। अगर आप नौकरी या बिजनेस में पैसा कमाते हैं तो आप खुद सरकार को टैक्स भरते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। सीधा आपकी कमाई पर आप ही भरते हैं, बोझ आप पर ही रहता है, ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार जो है टैक्स का, कर का, वो है अप्रत्यक्ष कर। ये क्या है? ये डायरेक्ट आपकी कमाई पर नहीं लगता, बल्कि कैसे लगता है? यह वह टैक्स है जो सीधे तौर पर आपकी कमाई पर नहीं लगता, बल्कि चीजों यानी कि सामान और सेवाओं पर लगता है भाई। अब ये नहीं है कि भाई आपकी कमाई 5 लाख है तो आप पर ही लगेगा, नहीं। अब कोई चीज है, मान लो साबुन है, साबुन के ऊपर टैक्स लगा है। जब वो बन के आता तो वो लास्ट में जो ग्राहक है जो उसका उपयोग करेगा उस पर लगना हो। अब ये जरूरी नहीं कि आप साबुन लें या नहीं लें, अगर आप नहीं लेंगे तो आप पर टैक्स लगेगा कैसे? तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है जो कहाँ पे लगता है? चीजों पर, सामान और सेवाओं पर लगता है, ठीक है। इसकी बड़ी बात देखें, इसमें टैक्स भरता कोई और है, जैसे दुकानदार या कंपनी, लेकिन उसका असली बोझ चीज खरीदने वाले आम जनता पर पड़ता है, ठीक है। दुकानदार हमसे वह टैक्स वसूल करे सरकार तक पहुंचाता है। अब कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया तो कंपनी ने तो पहले ही सरकार को दे दिया और उस पे क्या किया? अपना रेट बढ़ा के बेच दिया भाई, ठीक है। तो ये पहुंचाते कौन है सरकार तक ये पैसे? ये दुकानदार पहुंचाते। दुकानदार कंपनी है, टैक्स लगा, असली बोझ किस पर पड़ा? आम जनता पर पड़ा भाई। और कहाँ पे पहुंच गया? सरकार के पास भाई। आपने चीज ली और आप पर वो टैक्स लगा। यह है अप्रत्यक्ष कर भाई। उदाहरण देखते हैं इसका, जीएसटी। जब आप दुकान से कोई सामान जैसे साबुन, तेल या कपड़े खरीदते हैं तो आप उसका दाम और टैक्स साथ में चुकाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल, सामान का दाम है 500 रुपये, 18% की दर से इस पे टैक्स लग गया तो 590 में हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या चुकाया है? अप्रत्यक्ष कर चुकाया है। दुकानदार उस पैसे को सरकार के पास जमा करवा देता है, सीधे कमाई पर नहीं, सामान या सेवाओं पर लगता है, बोझ जनता पर पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर में आप सरकार को सीधे पैसे देते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर में आप चीजें खरीदते समय टैक्स के पैसे देते हैं जो दुकानदार, कंपनी, सरकार को जमा कर देती है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं।
प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया कि हमने करों को दो भागों में बांटा, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब बात आ गई प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, जो सीधा आपकी आय पर लगते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी वो टैक्स जो सीधे इंसान या कंपनी की कमाई या संपत्ति पर लगते हैं, उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। पहला है आय कर। जो पैसा आप साल भर में कमाते हैं, चाहे नौकरी से, बिजनेस से या किसी और जरिए से, उस कमाई के एक हिस्से पर सरकार को जो टैक्स देना पड़ता है, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। यह हर साल तय नियमों के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके नियम तय किए जाते हैं कि कितने पर कितना टैक्स लगेगा। तो ये है सीधा आय कर भाई। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर। दूसरा बताया धन कर। धन कर कौन सा होता है? किसी इंसान के पास कितनी संपत्ति, जैसे बड़े मकान, जमीन या कुल जायदाद है, उसके आधार पर लगने वाला टैक्स। हालांकि अब भारत में इसे काफी हद तक बदल दिया गया है भाई, पर कानून की हिसाब में यह प्रत्यक्ष कर का एक मुख्य उदाहरण है। कौन सा? धन कर भाई। ये आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी संपत्ति, कितनी जमीन, कितनी जायदाद है, कितने बड़े मकान के आप मालिक हैं, उस पर लगने वाला जो कर जो है वो सीधा किसको क्या बोलते हैं? धन कर बोलते हैं उसको। वो भी कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। चौथा बताया दान कर। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या बहुत सारा पैसा किसी दूसरे को तोहफे में के रूप में देता है, तो उस पर लगने वाला टैक्स दान कर कहलाता है। और ये भी कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। चौथा बताया निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स में। यह आम इंसानों पर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों और बिजनेस की कमाई पर लगने वाला टैक्स है भाई। जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, वैसे ही कंपनियां निगम का कर भरती हैं भाई। तो ये भी क्या है भाई? सीधा निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का बोझ उसी व्यक्ति या कंपनी पर पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, और इसे किसी और पर नहीं डाला जाता भाई। ठीक है, ये थे प्रत्यक्ष कर के क्या थे? जो प्रत्यक्ष कर जो है इसके 4 रूप भाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के मुख्य प्रकार कौन से हैं। वो तो थे प्रत्यक्ष कर के, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के मुख्य प्रकार कौन से हैं। पहला प्रकार बताया अप्रत्यक्ष कर का विक्रय कर। ठीक है, जब आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार आपसे सामान के दाम के अलावा एक अलग से टैक्स वसूलता है। यही क्या है भाई? विक्रय कर है भाई। और ये कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। अब भारत में ज्यादातर सामानों पर इस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है। ठीक है, बात नंबर 2 बताया उत्पादक कर। उत्पादक कर, यह टैक्स किसी सामान के बिकने पर नहीं बल्कि उसके बनने यानी कि फैक्ट्री के अंदर लगता है। इसको बोलते हैं उत्पादक कर। यानी कि आपने कोई चीज बनाई और उस पर लगा दिया टैक्स पे। जब कोई कंपनी कोई चीज तैयार करती है तो सरकार उस पर उत्पादक कर वसूल करती है भाई। और यह टैक्स भी कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है भाई। बात नंबर 3 है सीमा शुल्क। जब कोई सामान विदेशों से भारत में मंगाया जाता है, आयात किया जाता है या भारत से विदेश भेजा जाता है, तो देश की सीमा पर जो टैक्स चुकाना पड़ता है उसे कहते हैं भाई सीमा कर भाई, सीमा शुल्क। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको। यह भी कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। बात नंबर 4 बताई सेवा कर। चौथा प्रकार बताया अप्रत्यक्ष कर का सेवा कर। जब आप कोई सामान नहीं बल्कि कोई सेवा लेते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में खाना लिया, होटल में रुकना या हवाई यात्रा, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे सेवा कर कहते हैं। और ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। 5वां मुख्य प्रकार बताया माल एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। यह आज के समय का सबसे बड़ा और मुख्य अप्रत्यक्ष कर है। सरकार ने पुराने जमाने के सारे टैक्स जैसे विक्रय कर, सेवा कर
आदि को खत्म करके पूरे देश में एक ही टैक्स लागू कर दिया भाई। पहले ये टैक्स थे, जैसे हो गया विक्रय कर, हो गया सेवा कर, हो गया, ठीक है, और इनको सभी को क्या है, उत्पादक, इनको सभी को हटा के क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया भाई। ठीक है, टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही टैक्स लागू कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी कर। संविधान और कानून की अगर बात करें तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में ये क्या बनाया गया भाई, जीएसटी टैक्स में। तो 2016 द्वारा रास्ता बनाया गया था, 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जीएसटी कानून लागू पारित कब हुआ, 2017 में पारित किया गया। 2016 में बिल आया, 2017 में पारित किया गया। अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई, जो मिलकर दरें तय करती है भाई। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, तो ये जीएसटी के बारे में हमने देखा। आज जो वर्तमान में लागू जो है, इन टैक्सों को खत्म करके एक ही टैक्स बना दिया, कौन सा, जीएसटी भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। और ये जीएसटी कौन सा टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कराधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। भारतीय संविधान भाग 12, कर से संबंधित संवैधानिक जो संविधान में जो प्रावधान जो है उनके बारे में पूछा गया कि कौन कौन से प्रावधान है। पहली बात बताई, बिना कानून के कोई टैक्स नहीं है भाई। अनुच्छेद 265, सरकार अपनी मर्जी से किसी से भी जबरन टैक्स नहीं वसूल सकती। देश में जब कानून या नियम नहीं बनेगा तब तक कोई भी टैक्स न तो लगाया जा सकता है और न ही वसूला जा सकता है। तो कानून के बिना सरकार कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकती। अनुच्छेद 265 ये बात बोलता है। ठीक है, बात नंबर 2, ये क्या है, प्रावधान है संविधान कि कानून बनाना पड़ेगा अगर आपने कोई भी टैक्स लेना तो। केंद्र वसूलता है लेकिन राज्यों को मिल जाता है भाई। अनुच्छेद 269, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिन्हें क्या है, देश की सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार जो है वसूलती है, लेकिन नियमों के हिसाब से वह पूरा पैसा या उसका हिस्सा संबंधित सरकारों, जो राज्य सरकार जो है, उनको सौंप दिया जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 269 कहता है। बात नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा, अनुच्छेद 270। क्या बात है, ज्यादातर बड़े टैक्स केंद्र सरकार ही इकट्ठा करती है, लेकिन उन पैसों को अकेले केंद्र अपने पास नहीं रखता। उन पैसों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है ताकि देश और राज्य दोनों का विकास हो सके। ये अनुच्छेद 270 कहता है। ठीक है, ये प्रावधान अनुच्छेद 270 में है। अब अनुच्छेद 276 क्या कहता है, नौकरी, बिजनेस और धंधे पर टैक्स। किसी राज्य सरकार या स्थानीय बॉडी जैसे नगर पालिका अगर आपके पैसे, व्यापार, नौकरी या आजीविका पर कोई टैक्स लगाती है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 276 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। और संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। केंद्र सरकार का अतिरिक्त टैक्स का अधिभार, अनुच्छेद 271 क्या कहता है, संसद के पास यह ताकत है कि वह देश की खास जरूरतों के लिए किसी भी मौजूदा टैक्स या शुल्क पर एक्स्ट्रा चार्ज या सरचार्ज लगा सके। जो टैक्स चल रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है, अनुच्छेद 271 के तहत। इस सरचार्ज से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वह राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता भाई। ठीक है, बल्कि पूरा का पूरा भारत की संचित निधि केंद्र सरकार की मुख्य तिजोरी में जमा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना,
धारा अनुच्छेद 271 बोलता है ये बात। ठीक है, राज्य के बाहर या आयात निर्यात पर टैक्स लगाने की पाबंदी अनुच्छेद 286 क्या कहता है? राज्य सरकारें हर जगह टैक्स नहीं लगा सकती। अगर कोई सामान राज्य की सीमा के बाहर बिकता है या वह सामान भारत के बाहर से मंगाया जाता है, आयात बोलते हैं इसको, आयात, या विदेशों में भेजा जाता है, निर्यात है, तो राज्य सरकारें उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो ये, कोई भी सामान भारत से भेजा गया हो, भारत में आया हो, आयात निर्यात किया हुआ, तो उस पर राज्य सरकार क्या नहीं लगा सकती? टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 286 बोलता है। जीएसटी के लिए खास ताकत, संविधान संशोधन और कानून। अनुच्छेद 246 कह सरकार ने 101वां संविधान संशोधन 2016 करके संविधान में अनुच्छेद 246 कह जोड़ा। इसी ताकत का इस्तेमाल करके संसद और राज्य सरकारों को जीएसटी, माल एवं सेवा कर कानून 2017 बनाने का अधिकार मिला, ताकि पूरे देश में मिलकर टैक्स व्यवस्था चलाई जा सके। ठीक है, तो ये थे कर से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में हमने चर्चा की। पहले हमने देखा अनुच्छेद 265, बिना कानून के कोई टैक्स नहीं। ठीक है, कानून के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 269 देखा, केंद्र वसूलता है लेकिन राज्यों को भी मिल जाता है। ठीक है, केंद्र कुछ टैक्सों को वसूलेगा लेकिन राज्यों में भी उसका बंटवारा हो जाएगा। भाई अनुच्छेद 269 बोलता है भाई केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा। अनुच्छेद 270 कहता है बिजनेस, नौकरी और धंधे पर टैक्स। 276 अनुच्छेद कहता है कि राज्य सरकार और जो लोकल, जो स्थानीय बॉडीज हैं वो क्या लगा सकती हैं? व्यापार, नौकरी एवं आजीविका पर क्या लगा सकती हैं? भाई टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 271 जो है वो बोलता है कि केंद्र सरकार का अतिरिक्त टैक्स या अधिभार सीधा कहाँ पे जाएगा? भारत की संचित निधि में जाएगा, केंद्र सरकार की मुख्य तिजोरी में जाएगा। ठीक है, अगर टैक्स के साथ सरचार्ज लगा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया तो। राज्य के बाहर या आयात निर्यात पर टैक्स लगाने की पाबंदी, अनुच्छेद 286, अगर राज्य से बाहर व्यापार हो रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो राज्य सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फिर बताया जीएसटी के लिए खास ताकत, तो अनुच्छेद 246 के 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में और 2017 में जीएसटी बनाया गया। ठीक है, तो ये जो थी प्रक्रिया थी, ये संवैधानिक प्रावधान जो थे कर के बारे में संविधान में बातें कही गई थी। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास आयकर अधिनियम 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025, मुख्य बातें बताइए इसकी। नाम और इलाका। इस कानून का नाम, आधिकारिक नाम क्या है इसका? आयकर अधिनियम 2025 है भाई, ध्यान रखना भाई ये बात। ठीक है, और इसका विस्तार कहां पे है? पूरे देश में है भाई। कहां पे लागू होगा ये पूरे देश में लागू होगा। लागू होने की तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है भाई। ठीक है, आइए आगे, और कहां तक होगा ये? 1 अप्रैल 2026 क्या है? लागू हो चुका है आयकर अधिनियम 2025। मुख्य मकसद क्या है इसका? इस नए अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य पुराने टैक्स कानूनों को एक जगह इकट्ठा करना और उसमें जरूरी सुधार संशोधन करना है। क्या करना भाई? सभी टैक्सों को एक जगह पे इकट्ठा करना और उनमें जरूरी सुधार संशोधन करना है। बड़ा ढांचा, सेक्शन और अनुसूचियां।
कानून की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, 536 धाराएं हैं भाई आयकर अधिनियम 2025 में, और 16 क्या है अनुसूचियां हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो आयकर अधिनियम 2025, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयकर अधिनियम 2025। कहाँ पे लागू होगा, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में, पूरे देश में लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2026। मुख्य मकसद क्या है इसका, सभी जो क्या है इस अधिनियम को लाने का मुख्य मकसद पुराने टैक्सों को एक जगह इकट्ठा करना और उसमें जरूरी सुधार करना भाई, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ढांचे की अगर बात करें तो 536 इसमें धाराएं और 16 इसमें अनुसूचियां हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न आता, शब्द आय से क्या अभिप्राय है भाई, आय किसे कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा समाज में आय फलाने की आय इतनी है, दिगड़े की आय इतनी, किसान की आय इतनी। आय क्या है, आइए देखते हैं क्या है। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 के अनुसार आय की परिभाषा दी हुई है। आइए देखते हैं आय की परिभाषा क्या है, कहां पे दी हुई है। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 के अनुसार आय की परिभाषा दी गई है आयकर अधिनियम 2025। आय की परिभाषा के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 के अनुसार लाभ और अभिलाभ, किसी व्यापार या बिजनेस से होने वाला मुनाफा क्या है, आय है। ठीक है भाई, लाभांश शेयर बाजार या कंपनियों में पैसा लगाने पर जो रिटर्न या मुनाफा मिलता है वो क्या है, आय है भाई। वेतन नौकरी या काम के बदले मिलने वाली तनख्वाह या मजदूरी क्या है भाई, आय है। घर या संपत्ति से आय, मकान का किराया या संपत्ति से होने वाली कमाई क्या है भाई, आय है। कृषि आय, खेतीबाड़ी से होने वाली आय क्या है, आय है भाई। खेतीबाड़ी से होने वाला लाभ क्या है, आय है। पूंजी लाभ, कोई पुरानी जमीन, मकान या सोना चांदी बेचने पर जो भी मुनाफा होता है वो क्या है, आय है। अन्य स्रोतों से अन्य आय, इन सब के अलावा बाकी जगहों से मिलने वाली कमाई जैसे बैंक ब्याज, लॉटरी, उपहार सभी क्या है, आय है। ये बात अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 में कही गई है। आय शब्द से अभिप्राय की बात करें तो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 कहती है कि लाभ और अभिलाभ, लाभांश, वेतन, घर या संपत्ति से, कृषि मुनाफा, पूंजी लाभ, अन्य स्रोतों से जो भी हमको मुनाफा मिलता है उसे क्या कहते हैं भाई, आय कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि लाभांश और अभिलाभ की बात करें, एक बार इसका फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। शब्द आय से क्या अभिप्राय, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 के अनुसार किसी व्यापार या बिजनेस से होने वाला मुनाफा, शेयर बाजार या कंपनियों में पैसा लगाने पर जो रिटर्न या मुनाफा मिलता है, सरकारी नौकरी या काम के बदले मिलने वाली तनख्वाह, मकान का किराया या संपत्ति से होने वाली कमाई, खेतीबाड़ी से होने वाला मुनाफा, कोई पुरानी जमीन, मकान या सोना चांदी बेचने पर जो मुनाफा होता है वो, इन सब के अलावा बाकी जगहों से मिलने वाली कमाई जैसे बैंक ब्याज, लॉटरी, उपहार, ये क्या है, आय की परिभाषा है। ठीक है, तो इस जो 7 जो बातें हैं इनको आप ध्यान रखना। ये अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 57 में ये 7 बातों जो 7 की 7 बातें हैं लिखी हुई है। और ये प्रश्न पक्का बनेगा, एक तो वेतन का और एक आय का, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही।
चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।